हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि मुझसे स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना करके आपको बता देना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि नेट जेआरएफ की एज लिमिट क्या रहती है, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में एज लिमिट क्या रहेगी नेट जेआरएफ की, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज की कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट अवेलेबल होते हैं जेआरएफ के लिए या फिर नेट के लिए, हम कितनी बार इस एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। और थर्ड एक क्वेश्चन आता है दैट इज की हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी सब्जेक्ट में और हम नेट में अपियर करना चाहते हैं किसी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो क्या हम ये कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट में अपियर कर सकते हैं। तो चलिए इन 3 क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर करता हूं आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा आपके मन में कोई अदर क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं वहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ पर यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहे। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें एज लिमिट की तो अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे तो कोविड की वजह से आपको पता है कि लास्ट दो तीन बार जो एग्जाम हुए हैं ये सभी एग्जाम मर्ज करके लिए गए थे, और मर्ज होने की वजह से सभी एग्जाम में जो एज की रिलैक्सेशन है उसको 1 ईयर को एक्सटेंड किया गया था, मतलब 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिए गए थे फॉर दी जेआरएफ। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें नेट की, तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी ईयर में नेट में अपियर कर सकते हैं। I mean, किसी भी एज में आपकी 30 साल, 40 साल, 50 साल कितनी भी एज है आप नेट एग्जाम में अपियर कर सकते हो। आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें जेआरएफ की तो जनरली इसकी 30 ईयर्स रहती है, बट क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था तो इस वजह से यहाँ पर 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिया गया था, तो अभी 31 ईयर है। और आई थिंक इस बार भी 31 ईयर रहेगी, बिकॉज एग्जाम दोबारा से मर्ज करके लिया जाएगा, तो 31 ईयर इस बार भी रहने वाली है। इसके अलावा 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप विमेन हो, अगर आप विमेन एप्लीकेंट हो किसी भी कैटेगरी की, मैंने क्या बोला, अगर आप विमेन हो किसी भी कैटेगरी से, चाहे जनरल OBC SC ST, तो भी आपको 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 31 साल के हो तो आप जनरल मेल कैटेगरी 31 ईयर, और बाकी सभी SC ST OBC प्लस फीमेल इनकी 36 ईयर हो जाएगी, बिकॉज 5 ईयर इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। तो जैसे आप 5 ईयर ऐड करोगे तो 36 ईयर की एज लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये था आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स LLM करते हैं इनको भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 ईयर्स का। ठीक है, तो अगर आपने LLM कर रखा है तो उस केस में 3 साल का आपको रिलैक्सेशन अदर और भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब गाइस हम बात करेंगे कि कितने अटेम्प्ट यहाँ पर होते हैं यूजीसी नेट में अपियर करने के लिए। तो गाइस देखिए, एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि यूजीसी नेट में के लिए हमेशा हर साल इशू किया जाता है, तो हर एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं होते हैं, कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं बताए गए, और ना ही आई थिंक फ्यूचर में कभी बताए जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। आप कितने भी अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर किसी भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट से आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि अब ये मत सोचना कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है तो इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार कर लेंगे, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे। ये काम मत करना। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे अगली बार दे करके। इसी बार मेहनत करो, इसी बार एग्जाम क्रैक करो, अगली बार का कोई पंगा मत रखो। ठीक है, तो ये क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। हम लोगों को लगता है कि लाइफ में हम कुछ कर लेंगे और कर लेंगे और कर लेंगे और अगली बार अपियर कर लेंगे। इसमें एक बार का मतलब 6 महीने से 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा लाइफ का, है ना। तो इसलिए ट्राई करो कि इसी अटेम्प्ट में, अपकमिंग ईयर या अपकमिंग अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है दैट इज कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और हम अपियर करना चाहते हैं किसी अदर सब्जेक्ट में, तो क्या हम अपियर कर सकते हैं। तो गाइस एज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि NTA इशू करता है हर साल, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल डेटा में बता रहा हूँ कि ऑफिशियल जो डेटा है वो क्या कहता है NTA का, और NTA क्या इस बात के लिए अलाउ करता है। तो मैं लेके चलता हूँ पेज नंबर 8 पर, मैंने पढ़ा था इस चीज को। हाँ देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही अपीयर होना है, और
ये अब बहुत ही स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो किया जाएगा, बिकॉज इस बार से क्या हुआ था, इस बार से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवानी थी। आपने देखा कि एनटीए ने काफी सारे स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट उनको वेरीफाई किया, उसके बाद ही उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। तो पहले क्या होता था, पहले सपोज करो अगर आपने एमकॉम किया और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में, सपोज करो आपने इकोनॉमिक्स में अपीयर कर लिया, तो आप अपीयर तो कर जाओगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो इको करने के लिए आपको एमए होना जरूरी, एमए इको होना जरूरी है, तभी आप इको में अपीयर कर पाओगे और डिग्री दिखाओगे आप एमकॉम की। तो ऐसे में आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जाएगा। तो गाइज याद रखें, अगर आपने एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स में ही आपको अपीयर करना है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी में आपको अपीयर करना है, आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपीयर नहीं करना है, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और फिर आगे भी प्रॉब्लम होगी। द कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर एक रिलैक्सेशन वाली लाइन लिखी हुई है, दैट इज जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट अटैच्ड इन अपेंडिक्स नंबर 5 में अपीयर इन रिलेटेड सब्जेक्ट। तो गाइस देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इन केस अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं होता है, कवर नहीं होता है, उस केस में आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हो। तो रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ाई करी थी उसमें अगर कोई एक सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा था और उस सब्जेक्ट में एग्जाम होता है यूजीसी नेट में, तो उसमें आप अपीयर कर सकते हो। दैट इज रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब आपने पढ़ा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हो। अब गाइज मैं अपेंडिक्स नंबर 5 में लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज याद रखें, आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में ही अपीयर करना होगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपीयर ना करें तो बेहतर होगा, बिकॉज अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता था। यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट है, आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे करके सब्जेक्ट की लिस्ट गिवन है पूरी। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो। आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इसमें मेंशन है तो आप उसी सब्जेक्ट में अपीयर करें, किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपीयर ना करें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपका सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं किया जाएगा। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो गाइस इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज अब क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एक आम बात हो जाएगी अपकमिंग ईयर्स में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। गाइस हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया है हमने। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्पेशल बात हमारे क्रैश कोर्स की ये गाइस कि हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। इधर उधर की चीजें पढ़ाएंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। हम इधर उधर की चीजें डिस्कस ही नहीं करते, हम बस वही चीजें कवर करेंगे जो कि एग्जाम टारगेटेड है। तो कंप्लीटली क्रिस्प कंटेंट रहेगा, आई मीन वही कंटेंट रहेगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उन चीजों को ही हमने उस तरीके से कवर किया हुआ है जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टॉपिक को हमने बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक 6th-7th क्लास के स्टूडेंट को भी वीडियो लेक्चर्स दिखाओगे तो वो भी समझ जाएंगे, इतने इजी वे में चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। यहाँ पर मॉक टेस्ट होंगे मल्टीपल टाइम ताकि आप रिवीजन कर सको, तो मॉक टेस्ट के थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।